हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम क्लास 9th का एक चैप्टर है बायोलॉजी में, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी चैप्टर को हम क्या करने वाले बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब भाई ये जो चैप्टर का हेडिंग है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल है यूनिट, मतलब एक तरह से जो हमारा लाइफ है, लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, जो फंडामेंटल यूनिट होता है हमारे लाइफ का वो है सेल। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में पढ़ना। सबसे पहला हेडिंग है कि बेटा सेल क्या होता है। ठीक है, सेल क्या होता है। तो सेल को मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए ही ईंट लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसको हम सेल कहते हैं। यानी सेल इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी बनाने के लिए उसी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, उसको हम सेल कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन बच्चों को समझाने के लिए होता है। आप जिस क्लास में आगे उसमें थोड़ा डेफिनेशन का लेवल हम बढ़ाने वाले हैं, और वो डेफिनेशन मैं कुछ ऐसे लिखने जा रहा हूँ, क्या कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है बेटा जी, सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, लाइफ का। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। तो बनी है इसलिए क्या है, स्ट्रक्चरल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, हिंदी में इसको हम कहते हैं संरचनात्मक। संरचना किससे हुई है, सेल से हुई है, कोशिका से हुई है, इसलिए स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी में जो भी लिविंग केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सब सेल के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी भी सेल से है, बॉडी में काम भी कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। इसलिए सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यूनिट मतलब एक छोटी सी इकाई, जैसे बिल्डिंग ईंट से बनी, वैसे हमारी बॉडी छोटी सी एक यूनिट से बनी है, उसको हम सेल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन सेल का, जो कि ये डेफिनेशन आपका 9th 11th हर क्लास में वैलिड होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो सेल के बारे में होगी। एक मैं सेल का रफ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। उस एक जनरल डायग्राम से हम सेल के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, सो लेट सपोज ये हमारे पास सेल है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये मान के चलो एक हमारे पास रफ डायग्राम है सेल का। एक छोटा सा इसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में बेटा जी क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, काफी मतलब काफी। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा जी, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए आरएनए सब चीजें पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी आप पीएम बोल दो, सीएम बोल दो, बात एक ही है। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सीएम मतलब क्या है बेटा जी, सीएम मतलब है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बेसिकली आउटर कवरिंग होती है। अच्छा, इस आउटर कवरिंग के अंदर में कुछ क्या होते हैं बेटा, जेली लाइक सब्सटेंस भरे होते हैं। ठीक है, इसको अपन लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये रहा साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। जो सेंटर होता है, सेल का सेंटर होता है, वहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको अपन लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर कोई हम एक जनरल डायग्राम उठा रहे हैं सेल का, ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सेल के स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी। मतलब ऑलमोस्ट 99% सेल का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 3 चीज़ पाया जाएगा। सबसे पहला न्यूक्लियस, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तीसरा साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें सेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो एक जनरल डायग्राम था सेल का। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। सो भाई न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो देख भाई, साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रीजन में फैला होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते बेटा। साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन क्या है? साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन है कि इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस टू द सेल। जो न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो रीजन है वहां पाया जाता है। तो इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस टू द सेल, या सेल मेम्ब्रेन कह दो, रेदर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भैया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से बाउंड्री है जो सेल को घेर के रखता है, जो साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज मेम्ब्रेन या बाउंड्री दैट एनक्लोजेस, जो घेरता है, दैट एनक्लोजेस क्या? साइटोप्लाज्मा। जो साइटोप्लाज्मा को घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर मैं प्लांट एनिमल की बात करूं, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। बट वही प्लांट सेल की बात करूं तो ये सेकंड लेयर होता है। प्लांट में सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है, ठीक है। तो भाई प्लांट के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इन सब के बारे में बात कर ले रहे भाई, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम क्या? न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस होता क्या बेटा? न्यूक्लियस ऑब्वियसली सेल का सेंटर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है बेटा? इट इज द सेंटर, या इट इज सेंट्रली लोकेटेड spherical and dense structure that contains genetic material। तो भाई बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल और डेंस स्ट्रक्चर है। सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल और डेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब भैया ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो आ जाओ जरा जेनेटिक मटेरियल के बारे में देख ले रहे हैं यहीं पे। बेटा जेनेटिक मटेरियल ना हमारे जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनका नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। और बेटा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। भाई बीच में रिस्पॉन्स करो यार, टेंशन मतलब तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी, मेरी आएगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई इशू नहीं है, आवाज़ तो आ जाएगी। देखो भाई, सो पहली बात कर रहे न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है डीएनए, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा जी? आरएनए होते हैं, ठीक है। एक तो डीएनए होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए कुछ यार ऐसा दिखता देखने में, ठीक है, थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं बेटा। डीएनए कुछ ऐसा दिखता, ठीक है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो। एन से होता है बेटा न्यूक्लिक, और ए से क्या होता है? एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? आरएनए की बात करते हैं। तो भाई आरएनए वैसे ज्यादातर 99.9% क्या होता है बेटा? ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर क्या होता है? जनरली, इसके भी एक्सेप्शन है, बट ज्यादातर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आपको ये 11th क्लास तक मान के चलना है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा? जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ये क्या होता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। देख रहे हो दो स्टैंड है, कैसे जा रहा है, कैसे वो ऐसे इमेजिन कर सकते हो, लड़कियों के जुल्फे होते हैं ना ऐसे लहर मारते हुए, ठीक है। तो तुम्हारा डीएनए जैसा हो गया,
और आरएनए जब स्ट्रेट करवा लेती है ना तो मान लो क्या हो गया बेटा, आरएनए हो गया। ठीक है, चलो तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप लोग। अच्छा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। तो बेटा आरएनए और डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, ये जो डीएनए है यही हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में उसको स्टोर कौन करता है बेटा? डीएनए करता है। यानी कि आपका आई का कलर क्या होने वाला है, हेयर का कलर क्या होने वाला है, बॉडी का कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट से बच्चे में कौन लेके आता है बेटा? डीएनए लेके आता है। अब क्योंकि डीएनए ही इंफॉर्मेशन को पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसलिए डीएनए को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्योंकि बेटा ज्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में या इवन प्रोकैरियोट ऑल्सो डीएनए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो बेटा डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है बेटा, ठीक है, डीएनए वो क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भैया आरएनए भी तो कुछ करवाता होगा। आरएनए प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। आरएनए किस में हेल्प करवाता है बेटा? प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि जेनेटिक मटेरियल का क्या रोल है भैया जी, जेनेटिक मटेरियल का क्या रोल है, तो ये इंफॉर्मेशन को, कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करवाते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल ये क्या करवाते हैं? ये बेसिकली हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कौन पास करता है? जेनेटिक मटेरियल पास करता है। और ये सब किसके अंदर होते हैं बेटा जी? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात सभी को? चलो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, हैंड रेस कर लिया करो, मैं फिर उससे पूछ लूंगा डाउट। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? मोटा मोटी तौर पे यही है सेल के बारे में। कुछ यार ज्ञान की बात में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज्ञान की बात। ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज हम लेने वाले हैं। क्या कि इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये सब चीज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर सेल की बात करें तो पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अब तक जो जितने सेल डिस्कवर हुए हैं उनमें सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो उस बेटा छोटा सेल का नाम है, क्या नाम है बेटा? पीपीएलओ, जो कि माइकोप्लाज्मा फैमिली से बिलोंग करता है। माइकोप्लाज्मा, ये बेटा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके में सेल वॉल भी नहीं पाया जाता, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो पीपीएलओ एक ऐसा सेल है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बेटा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दे रहा हूँ। पी से बेटा प्ल्यूरो, फिर पी से निमोनिया, एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ है, जो कि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उस फैमिली ग्रुप से बिलोंग करता है। तो दुनिया में सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा सेल। ठीक है, अच्छा सेकंड बात करते बेटा सबसे बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सेल कौन सा बेटा? तो जो सबसे बड़ा सेल है उसका नाम है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या नाम है बेटा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा बेटा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कम से कम। ठीक है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा है, तो देख सकते हो कितना बड़ा है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अच्छा, अब बात करते हैं क्या तीसरा बताओ तुम क्या कह रही हो? देखो बेटा, वैसे दुनिया में सबसे बड़ा सेल क्या है? हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। ये इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर करोड़ों ओवम आ सकते हैं। ओवम बहुत छोटा होता है। हाँ, ओवम आपने जरूर ऐसा पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में, जो कि ह्यूमन फीमेल में सबसे बड़ा सेल ओवम होता है, और वैसे ह्यूमन बॉडी मेल में सबसे छोटा क्या होता है? स्पर्म होता है। बट ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, बट बॉडी के बाहर भी तो और बड़े सेल्स हो सकते हैं ना, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं ना इसको, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, थोड़ा ह्यूमन बॉडी पे बात कर लेते हैं। वैसे ही अगर मैं ह्यूमन बॉडी या वैसे ही बात करूं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल इस दुनिया में, लॉन्गेस्ट सेल, उसका नाम बेटा न्यूरॉन्स। क्या नाम है बेटा? न्यूरॉन्स या इसी को नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? नर्व सेल्स। तो या तो आप न्यूरॉन्स बोल दो इसको, या इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं अपन? नर्व सेल भी बोलते हैं। ये सबसे लंबा सेल है, कुछ मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं सबसे छोटा सेल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, सो फोर्थ स्मॉलेस्ट
सेल इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में मैं मेल को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। किसको कंसिडर कर रहा हूँ? मेल, क्योंकि बेटा फीमेल में स्पर्म पाया नहीं जाता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या आता है बेटा? स्पर्म आता है। और बेटा जो आपने पढ़ा ना कि सबसे बड़ा सेल क्या होता है, आपने पढ़ा है ओवम, वो बेटा ह्यूमन के लिए होता है। ह्यूमन में किसमें? फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो जो ओवम है बेटा, ठीक है, अगर मैं ओवम की बात करूँ, ठीक है, ओवम की बात करूँ तो ये लार्जेस्ट सेल है फीमेल के अंदर, नॉट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में तो भाई सबसे बड़ा क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में हम किसको कंसिडर कर रहे हैं बेटा? फीमेल, क्योंकि यार मेल में ऑब्वियसली ओवम पाया नहीं जाता है, ठीक है। मेल में क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है। चलिए ठीक है, कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं। 6 पॉइंट कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं बेटा जी, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस नहीं होता। उसको हम अन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अन्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। अन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। तो भाई कुछ ऐसे भी सेल पा जाते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसा कौन सा सेल है, कोई बता सकता है बेटा? एनीबॉडी? कभी पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, 8th क्लास के सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा। अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं था? मोए, चलो कोई बात नहीं। अन्यूक्लिएटेड सेल में बेटा मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसका नाम है, जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स मतलब कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी, ये बंदर सारे फैमिली, हम सारे क्या मैमल्स हैं। तो जो मैमल्स की जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आरबीसी ऑफ मैमल्स, जो बेटा मैमल्स की जो आरबीसी होती है, आरबीसी का फुल फॉर्म पता ना बेटा? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, आप लोग सेल ही कह सकते हो, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात इतना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या, एक हमने सेल का एग्जाम्पल देखा जिसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। तो इतना था जनरल नॉलेज के बारे में। अब आगे बात करते हैं बेटा, हम इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसको एक बार फटाफट हम देखने वाले। तो अब तक हमने पढ़ा क्या, सेल के बारे में देखा जाए, ठीक है, सेल में देखा जाए तो अब तक हमने पढ़ा क्या कि इसके यार जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको पार्ट्स को के बारे में हमने डिस्कस करा था, ठीक है, पार्ट्स में। अब इस पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले पढ़ा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या पढ़ा बेटा हमने? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। नहीं पढ़ा? पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अरे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है यार, ठीक है। या तो पीएम बोल दो सीएम बोल दो, एक ही बात है। एक तो होता है बेटा साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। देन फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? देन फिर हमने पढ़ा क्या? न्यूक्लियस पढ़ा। हमने ये भी देखा कि भैया कुछ सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टॉपिक और होता है इसमें बेटा जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या सेल वॉल एनिमल में पाया जाता है? ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो क्या होता है बेटा? एब्सेंट, इट इज एब्सेंट इन एनिमल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में बेटा जी एब्सेंट होता है। तो किस में पाया जाता है? ये बैक्टीरिया, प्लांट, फंगी, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रेजेंट इन प्लांट्स में पाया जाएगा बेटा। और किस में पाया जाएगा? फंगी में पाया जाएगा। और किस में पाया जाएगा? बैक्टीरिया। मतलब भैया एनिमल को छोड़ के सब में पाया जाएगा, सब में नहीं बट हाँ इनमें तो जरूर पाया जाएगा, ठीक है। प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, कुछ में पाया भी नहीं आता, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे प्रोटिस्टेंट्स होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। चलिए तो पहले इसको समझते हैं, फिर हम बात करते हैं। एल्गी बेटा, एल्गी प्लांट्स के अंदर ही आता है, प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है एल्गी। क्या चीज़? वायरस तो एक देखा जाए तो असेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। वायरस को तो आप लिविंग कंसिडर ही नहीं कर सकते और ना ही नॉन लिविंग, मतलब वो ट्रूली लिविंग ही नहीं है। बेसिकली वायरस तो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ही नहीं ना, असेलुलर है, वो सेल से नहीं बना, तो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि चैप्टर सेल चल रहा है, ठीक है। चलिए तो भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सेल वॉल के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। इस दुनिया में कोई सा भी सेल हो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया ही जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। चलिए फिर हम क्या पढ़ने वाले बेटा? फिर हम इस चैप्टर में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने पिछले क्लास में इसको बायोफॉरकास्टिनेशन कर दिया था हमने, क्योंकि डिवाइड करके बता दिया था आपको फ्लो चार्ट में कि कौन कौन से मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था बेटा क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, डबल
कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं बेटा जी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होता है बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन। तो आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग जवाब दोगे, तो मुझे बताइए कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, बहुत बढ़िया, रूपाली ने सही बताया। एक तो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या होता है बेटा, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स में आपके क्लोरोप्लास्ट वगैरह आते हैं, कौन से आते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसी में आते हैं, ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है विदाउट मेम्ब्रेन वाला एक एग्जांपल जो 9th क्लास में है, कौन सा बेटा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है बेटा, इसमें राइबोसोम्स आ गया, राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेन में तो यार बहुत सारे थे, है ना, सिंगल मेम्ब्रेन में तो भाई साहब बहुत सारे थे। तो एक एक करके मुझे आप बता सकते हैं अगर मन करे आप लोगों का। तो एक तो होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसमें दोनों आ जाते हैं बेटा, एक तो एसईआर आ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या आ जाता है बेटा, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा बता दो भाई, नेक्स्ट, बहुत सही, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बाद क्या आता है बेटा, गोल्गी बॉडी को मैन्युफैक्चर करता है लाइसोसोम्स, मतलब लाइसोसोम्स बनाता है गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम्स नहीं, एक्चुअली ना लाइसोसोम्स की पैकेजिंग करता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। चलो, लाइसोसोम्स, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसको बेटा पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्या कहते हैं बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मौत की पोटली कहते हैं बेटा, ठीक है, मौत की पोटली, ठीक है, फट जाता पूरा सेल खत्म कर देता, ठीक है। तो ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स। और कौन बताना चाहेगा बेटा, वैक्यूल्स, बहुत सही बेटा, वैक्यूल्स। और बताओ, और बताओ, बस इतना ही था, देख लो कुछ और, सेंट्रियोल्स वगैरह हो गए, सही यार, सेंट्रियोल्स। और बता दो यार, और कुछ, बस काफी है, जो पढ़ेंगे रास्ते में देख लेंगे यार, कोई सा होगा तो, ठीक है। तो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रियोल्स। अच्छा बेटा, सेंट्रियोल्स के बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ना है, 9th क्लास में नहीं पढ़ना। 9th क्लास में आपको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, और आपको ये पता होना चाहिए कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से डबल होते हैं, कौन से विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा, सेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, यार सेल की टाइप्स की बात करें तो बेटा सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया जी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। तो भाई यही 2 प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है बेटा जी, यूकैरियोटिक होता है। चलो भाई, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या देखने वाले हैं, हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। तो भाई देख, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है बेटा जी, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। और बेटा कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोन वर्ड से बना है कैरियोटिक, और कैरियोन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। यानी इसके अंदर कैसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अच्छा, यू मतलब होता है ट्रू। बायो में कहीं वर्ड आ जाए यू तो समझ लेना ट्रू, तो भाई ट्रू होता है। और कैरियोटिक यानी कैरियोन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। यानी इसके अंदर भैया जी ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में भाई साहब डिफरेंस करने वाले, लड़ाई करवाने वाले। आगे बात करते हैं भाई, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, स्मॉलर इन साइज होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज। किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं। अच्छा, ये इसके कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, ठीक है।
तीसरा डिफरेंस बेटा, तीसरा, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं बेटा जी, रिप्रोडक्शन की बात करूं तो काफी फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके बताऊं तो बैक्टीरिया कुछ मिनट में अपनी पॉपुलेशन हजारों बना सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, फास्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है, शो फास्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटा जी, स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। एक यार यीस्ट सेल को डिवाइड होने में 60 से 90 मिनट के आसपास लगता है, ठीक है। तो काफी स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है भैया जी, फोर्थ पॉइंट ये है कि, फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियस होती है वो वेल डिफाइन नहीं होती है। और वेल डिफाइन बोले तो उनकी न्यूक्लियस ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी नहीं होती है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब किसी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। तो क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें बेटा जी वेल डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता। अब वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि इनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, एब्सेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है बेटा जी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, जा रहा है। देखो एक एग्जांपल और मैं लेना चाहूंगा, ठीक है, जो कि मैं वैसे ही लूंगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं भाई, उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, यानी इसमें जो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है ना, वो इसमें एब्सेंट होता है, बट वही इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, बिना मेम्ब्रेन के कौन से सेल ऑर्गेनल्स थे, राइबोसोम्स, ठीक है। तो भाई राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। सो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है भाई कि इस वाले में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने जो मेम्ब्रेन बाउंड वाले हैं ये सारे, सिंगल वाले भी डबल वाले भी, ये सबके सब कौन से सेल में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। जो भी बेटा जी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है प्रेजेंट है। अब कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हो गया, ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये सब के सब किस में प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। तो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। लास्ट जो आप पॉइंट लिखोगे 6 पॉइंट बेटा, उसमें एग्जाम्पल डालना। अब एग्जाम्पल में क्या डालोगे, इस पृथ्वी पे जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सबके सब किस सेल से बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, ठीक है। अच्छा भैया जी, ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या हो गया, तो सबसे पहले अपना सेल लिख दो भाई, ह्यूमन सेल यानी कि एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल्स हो गया बेटा, एनिमल सेल्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, फंगल सेल्स हो गए बेटा, फंगल सेल्स हो गए। हाँ, अमीबा प्रोटोजोआंस प्रोटिस्टा के अंदर आता बेटा, तो प्रोटिस्टा वाले सेल हो गए, ठीक है। ये सब फंगल, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, एल्गी मत बोल देना, अगर प्लांट बोल दिया तो एल्गी उसके अंदर अपने आप आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल है। आई होप आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर ये आपको पता चल गया है तो हम एक टॉपिक और पढ़ सकते हैं, जो है ऑर्गेनिज्म को हमने सेल नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करा है, ठीक है। तो जो बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। सेल नंबर के बेसिस पे बेटा जी ऑर्गेनिज्म को हमने कुछ फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई करा है, और वो ज्यादा नहीं, 2 टाइप्स ही हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं भैया जी,
आइए बताए दे रहे हैं आपको। देख भाई, सबसे पहला जो टाइप है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, दूसरा जो टाइप है वो है भैया क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है मल्टी सेलुलर? तो आइए आपको बताते हैं दोनों के बारे में। देख भाई, इनके ना नाम से ही पता चल रहा है। क्या? यूनि मतलब क्या होता है बेटा जी? एक। यूनि मतलब क्या होता है? एक, यानी कि सिंगल। और सेलुलर मतलब क्या होता है? सेल। तो इनके बॉडी में कितने सेल होते हैं? एक ही सेल होते हैं, सिंगल सेल होता है, एक ही सेल उनकी बॉडी होती है। अच्छा, यहां पे देखो बेटा, मल्टी, मल्टी मतलब मैनी, और सेलुलर मतलब क्या बेटा? सेल। तो इनके बॉडी में क्या होता है? एक से ज्यादा सेल होते हैं, यानी मोर देन वन सेल्स, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में तो बेटा बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, गिन भी नहीं पाओगे इतने सेल हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक मतलब सुई का जो टिप होता है ना, निडल का टिप, उस उतने भर के जगह में हजारों सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सोचो कितने सेल्स, कितने छोटे होंगे सेल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ मैं पहले एग्जांपल लिखवाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, जैसे कि एक आपने अमीबा के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, क्लास 7th चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स सुना होगा, लास्ट में अमीबा में पढ़ते हैं ना, अमीबा। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर क्या बेटा? प्रोटिस्टा है। अमीबा क्या बेटा? यूनिसेलुलर क्या बेटा? एक प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर है, सेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है। एक होता है बेटा पैरामीशियम। एक क्या होता है बेटा? पैरामीशियम। पैरामीशियम को तुम ऐसे याद कर सकते हो, चप्पल शेप का होता है बेटा। ठीक है, ऐसे चप्पल जैसा होता है, अपना चप्पल बना के आया ना पेपर में। ठीक है, स्लीपर शेप का होता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सीलिया वगैरह निकला होता है, तो पैरामीशियम चप्पल शेप का होता है बेटा। ठीक है, ये भी किसके अंदर आता है भैया? ये भी प्रोटिस्टा एक प्रकार का। ठीक है, तो भाई पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल है बेटा यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना है? यीस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंगी है। क्या बेटा? वैसे ज्यादातर फंगी, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे फंगी क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। बट यीस्ट एक लौता ऐसा फंगी है जो क्या है बेटा? यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ब्रेड वगैरह ये सब बनाने में होता है, बेकरीज लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या शराब वगैरह बनाने में, फर्मेंटेशन में यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा कब? क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, उस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा भाई। सारे चीजें रिलेट करके चलेंगे, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, 6 से लेकर 10 तक सब। ठीक है, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यीस्ट हो गया, एंड भाई बैक्टीरिया। यार बैक्टीरिया तो आएगा। ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। उसका हाथ छोड़ दो, पढ़ाई कर लो बिटिया। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा सेकंड बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल। तो भाई देख भाई, ये यीस्ट छोड़ करके सारे फंगी मल्टीसेलुलर होते हैं। सारे फंगी क्या होते हैं बेटा? मल्टीसेलुलर होते हैं। जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में बेटा हम भी आते हैं, हम भी जानवर ही है, बस कपड़े वपड़े पहन के बाल बाल सेट करके घूमते हैं। ठीक है, तो फंगी हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए एटसेट्रा, ये सब सबके सब क्या बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं। अब कुछ यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताऊं, मैंने 8वीं क्लास में लिखवाऊंगा। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो बेटा क्लेमाइडोमोनास ये बेटा क्या होता है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है। कुछ मल्टी सेलुलर भी एल्गी होते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा। ये जो स्पायरोगायरा बेटा क्या होता है? मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है बेटा जी? मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है भाई, तो ये कुछ एग्जांपल आपको याद हो जाएंगे। अगर याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो बार बार पढ़ो ना, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट। भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? तो यार जैसे अपन लोग देखते होंगे, घर वर बनता है तो बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे होते हैं। कुछ का काम होता है यार ईंट पहुंचाना, कुछ का काम होता है ईंट लगाना, कुछ का काम होता है वो मसाला बनाते हैं ना, सीमेंट वगैरह। तो सबका अपना अलग अलग काम होता है, मतलब हर लेबर का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। तो वैसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में जो सेल्स हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। हर सेल अपना अलग अलग काम करेगा। जैसे कि हमारे आंख के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है? फोटो रिसेप्टर्स वगैरह हो गए, वो देखने में हेल्प कर रहे हैं। कान के अंदर वाले सुनने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नाक के अंदर सूंघने वाले हेल्प कर रहे हैं। वैसा थोड़ी कान वाला देखने में हेल्प करेगा, नहीं ना, सबका अपना अलग अलग काम है, यानी अलग अलग क्या है? फंक्शन है। तो बेटा डिवीजन ऑफ लेबर किस में पाया जाता है? मल्टी सेलुलर में। इसमें पाया नहीं जाता है। तो बेटा थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। और यहां पे क्या होता है बेटा? एब्सेंट। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर
डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाइनरी फिजन वगैरह हो गया, ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, सिंपल वाले रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा सेक्सुअल हो गया, असेक्सुअल हो गया, ये सब इसके अंदर होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, ये जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, पुराने जमाने वाले, ठीक है, प्रिमिटिव, या छोड़ो इस वाले पॉइंट को रहने दो, ये आपके 11th क्लास 9th क्लास में है नहीं, 11th क्लास में आएगा, ठीक है। तो आप यार सिर्फ ये 4 पॉइंट याद करो। अगर हाँ कुछ याद ही करनी है तो इसमें एक चीज़ कर सकते हो क्या, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें एक डिफरेंस होता है क्या, इसमें यार ये स्लो, ये बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये क्या होता है बेटा जी, ये स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यार 5 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा पेपर में सवाल आने वाला नहीं है। तो अगर भले ही 3 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट लिख के आना, ठीक है, लिखने के नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने यार कुछ टॉपिक पढ़े हैं, सेल क्या होता है, ठीक है, सेल के हमने पार्ट्स डिस्कस करा, देन फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, पार्ट्स के बाद हमने डिस्कस करा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, एक तरह से माइंड मैप हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर देखा हमने, और देन फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको उसके लिए या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा। और अगर आपको डाउट है तो अभी आप पूछिएगा, ठीक है, अभी वीडियो पॉज कर देंगे तब, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।